हेलो एवरीवन, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है साना साना हाथ जोड़ी। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी हम साना साना हाथ जोड़ ले रहे हैं। इसके बाद हमारा होगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उसके बाद आपका टॉपर्स के क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो लेखिका ने अनेक यात्राएं की हैं। इस पाठ में उनकी यात्रा वृत्तांत ही है। इसमें लेखिका ने भारत के पूर्वोत्तर भारत राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक यानी गैंगटॉक और उसके आगे के हिमालय यात्रा का वर्णन किया है। लेखक का जो है वो लेखिका प्रकृति प्रेमी रही हैं और यह इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने हिमालय के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है। अब इन्होंने जब ये पहले जाती हैं लेखिका तो देखती हैं कि गंगटॉक यात्रा और बुद्ध धर्म का यहाँ पर बहुत प्रचलन था। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाता गंगटॉक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। ये आपका NCERT बुक में भी दिया गया है। तो इसका आंसर होगा, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंगटॉक लेखिका के मन में एक अलग तरह का सम्मोहन जगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती हुई तराई पर मानो सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे हों। वे क्षण लेखिका को जादू से भरे हुए लग रहे थे और उन पलों में उन्हें सब कुछ अर्थहीन और स्थगित सा लग रहा था। उन्हें अपने भीतर और बाहर केवल शून्य ही नज़र आ रहा था। यानी कहने का मतलब है कि जब उन्होंने गंगटॉक की सुंदरता को देखा तो वो अपनी सुध-बुध खो बैठी और सब भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। गंगटॉक एक पर्वतीय क्षेत्र है। वहाँ के लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अपनी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता है। अपने परिश्रम के बल पर ही उन्होंने इन पहाड़ी इलाकों को भी अति सुंदर बना दिया है। वहाँ प्रत्येक स्थान पर उनके परिश्रम की स्पष्ट छाप है। वहाँ के बड़े तो बड़े बच्चे भी परिश्रम से दूर नहीं भागते, बल्कि इसीलिए उसे गंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। आप चाहो तो इसमें स्त्रियों के जो परिश्रम था उसके बारे में भी बता सकते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब लेखिका युमथांग जा रही थी तब रास्ते में उन्होंने कुछ श्वेत और रंगीन पताकाओं को देखा। उनके पूछने पर गाड़ी चालक जितेंद्र जो नार्गे थे, जो उन्हें घुमा रहे थे, गाइड थे जे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जितेंद्र नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी शांत स्थल पर मंत्र लिखे हुए 108 श्वेत पताकाएं फैला दी जाती हैं। तो मतलब श्वेत यानी सफ़ेद पताकाएं तब फैलाई जाती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, यानी शोक संदेश के लिए। इसी प्रकार किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फैलाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता बल्कि समय के साथ धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती है। मतलब इनको उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नेचर से, प्रकृति से धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। एहतियात इसमें क्या रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्वेत और रंगीन दोनों पताकाओं के बारे में अलग अलग लिखा जाना चाहिए। तो श्वेत तो आपके किसी दुख का प्रतीक है और रंगीन आपके किसी सुख का प्रतीक है। तो उसी तरह से आप लिख देना। अब हिमालय की जादुई जो रूप था जो लेखिका के ऊपर असर डालता है वो, और मातृत्व और ज़िंदगी का जंग जो होता है, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर या पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिकों या नागरिक की
क्या भूमिका है। तो ये उन मजदूर वर्गों की बात की जा रही है जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। जैसे कोई मजदूर वर्ग एक बिल्डिंग बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, ये सब कार्य वो करते हैं और बहुत बड़ा कार्य है, समाज के लिए करते हैं, लेकिन उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसी भी देश के विकास और प्रगति में उस देश के आम नागरिकों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे जितना श्रम देश को आगे बढ़ाने में करते हैं, उन्हें उसका आधा भी नहीं मिल पाता है। वे अपना खून पसीना बहाकर परिश्रम करते हैं और परंतु उचित मेहनताना नहीं प्राप्त कर पाते हैं। किसान, आम मजदूर आदि अपने कठोर परिश्रम से देश को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाते हैं। यदि ये न हो तो देश उन्नति ही नहीं कर पाएगा। अतः पत्थर तोड़ती हुई युवतियों का भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब है, जब कटाव की यात्रा कर रही थी लेखिका, तो उन्होंने क्या देखा, क्या ऐसी विशेष बातें देखी थी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना उनके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कटाव, अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी सुंदरता की वजह से उन्हें स्विट्जरलैंड बोला जाता है। इसकी सुंदरता का मूल कारण यह है कि इस स्थान पर अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, मतलब लोगों ने बिजनेस शुरू नहीं करा है। कहने का मतलब यह है कि अर्थात अभी तक यहाँ पर कोई दुकान नहीं खुली है। यदि यहाँ पर दुकानें हुई तो सैलानियों का आगमन शुरू हो जाएगा, सैलानियों का, और उसके बाद वाहनों का प्रयोग बढ़ेगा और प्रदूषण भी बढ़ेगा। इस प्रकार यहाँ नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कटाव पर किसी दुकान का न होना उनके लिए वरदान है। अब नेक्स्ट उसमें टॉपिक था फौजी छावनी। तो फौजी इतने मतलब इतनी ठंड में किस तरह से कार्य करते हैं, तो एक लेखिका ने वो दृश्य भी देखा था। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि देश की सीमा पर तैनात फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि हमारे जो श्रीनगर वगैरह में लोग तैनात रहते हैं और इतनी ठंड में भी वो कार्य करते हैं, तो क्या उनके लिए हमारा उत्तरदायित्व क्या है। तो देश की सीमा पर बैठे फौजी उन सभी समस्याओं का सामना करते हैं जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर्दियों में वह हाड़ होती हड्डी, हाड़ कांपने वाली ठंड में हड्डियों में खून जम जाता है। इस समय ये फौजी सीमा पर बड़ी ही मुस्तैदी से पहरा देते हैं। इसी प्रकार भीषण गर्मी में भी फौजी सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए चौकन्ने होकर कड़ा पहरा देकर हमें चैन की नींद प्रदान करते हैं। तो देश के इन रक्षक फौजियों के प्रति हमारे कर्तव्य निम्नलिखित हैं। हमें इनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। इनके परिवार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इनकी और इनके परिवार की हर संभव सहायता करनी चाहिए। इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब संदेश ये है कि जो हमारा यह पाठ है वो उसमें निसंदेश यह है कि इसमें पर्यावरण हमारा जो पर्यावरण है उसके अनुसार पहुंचाएं कि बिना उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो उनको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाकर उनकी सुरक्षा की जाए और सीमा पर तैनात फौजियों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और उनके परिवार की हर संभव सहायता करनी चाहिए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। ये पाठ हमें ये संदेश देता है कि पर्यावरण को सेव करना, उसके बाद फौजियों की जिस तरह से वो कार्य करते हैं उसमें उनके साथ भागीदारी रखना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम में युवती के कथन में मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है।
आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, समझाइए। तो युमथांग में लेखिका ने चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो। यह प्रश्न सुनकर उसने उत्तर दिया कि मैं सिक्किमी नहीं, मैं बल्कि इंडियन हूँ। युवती के इस प्रश्न को सुनकर लेखिका को बड़ा ही अच्छा लगा और वह सोचने लगी कि इस युवती के लिए अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय का कोई मायने नहीं रखता, बल्कि उसके लिए राष्ट्र ही सब कुछ है। हम भी इसी प्रकार अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर अपने प्रेम प्रकट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक गाइड की विशेषता बताइए जो जितेंद्र नार्गे की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो एक गाइड मतलब जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो गाइड की क्या भूमिका होती है। तो जितेंद्र नार्गे एक कुशल गाइड तो था ही, साथ में उसमें मानवीय गुण भी थे। वह एक कुशल वक्ता भी था, अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखता था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जितेंद्र नार्गे एक कुशल गाइड होने के साथ साथ कुशल ड्राइवर भी था। उसे न केवल पर्वतीय क्षेत्र में गाड़ी चलाने का अभ्यास था, बल्कि वहाँ की प्राकृतिक एवं भौगोलिक सामाजिक जानकारी भी थी। एक गाइड को अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। गाइड की वाणी मधुर रोचकता से परिपूर्ण होनी चाहिए। इससे पर्यटक बोरियत का अनुभव नहीं करते हैं। लेखिका का गाइड जितेंद्र नार्गे मानवीय संवेदनाओं से युक्त था, इसीलिए वह पहाड़ पर पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ी युवतियों के जिंदा रहने का कश्मकश को बड़ी ही आसानी से लेखिका के समक्ष व्यक्त कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था बड़ी ही अनूठी है। वो सर्दियों में जब पानी जमने लगता है तो प्रकृति बर्फ के रूप में उस जल का संग्रह कर लेती है। हिम मंडित हिमालय के शिखर इसी प्रकार के जल स्तंभ हैं जो बर्फ के रूप में पानी को एकत्र करते हैं, और जब गर्मी में सर्वत्र पानी के लिए त्राही त्राही मच रही होती है तो इन्हीं हिम शिखरों से जल पिघलकर जलधारा के रूप में सबके सूखे कंठों की प्यास को बुझाता ही है, साथ ही कृषि के लिए भी अनुपम वरदान सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ सच में खिलवाड़ ही किया जा रहा है। पहाड़ी स्थलों को आज की पीढ़ी अपना विहार स्थल बना रही है। उसके लिए वहाँ का नित्य नवीन निर्माण होते रहते हैं, जिससे प्राकृतिक शोभा में कमी आ रही है। वृक्षों को काटकर पर्वतों की सुंदरताओं को नष्ट किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के अवशिष्टों को नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। इस जल को विषाक्त बनाया जा रहा है और वाहनों का धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इस प्रकार प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है या बिगड़ कर रह गया है। इसको रोकने के लिए हमारी भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि वृक्षों को न तो स्वयं ही काटे न ही काटने दे। दूसरा, जब तक आवश्यक ना हो तब तक वाहनों का प्रयोग ना करें। अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में ना डालें। कचरा केवल कूड़ेदान में ही डालें। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। अधिकाधिक वृक्षारोपण करें या वृक्ष लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेयर व्हील को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आते हैं। तो ये भी एक पार्ट था, प्रेयर व्हील बहुत अच्छा पार्ट था कि लॉन्ग स्टॉक में जब लेखिका ने घूमता हुआ चक्र देखा तो जिज्ञासावश जितेंद्र नार्गे से उसके बारे में पूछा। तो जितेंद्र ने बताया कि यह धर्म चक्र है और ऐसा माना जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका सोचने लगी कि गंगा नदी के बारे में भी लोगों का यही मानना है, अतः सारे भारत की आत्मा एक ही है। इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी लोगों की धर्म, आस्था, पाप, पूर्ण, अंधविश्वास आदि से संबंधित अवधारणाएं एक जैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलानियों को
प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। जो सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है। उस स्थल या स्थान के गाइड जिन्हें वहाँ की महत्वपूर्ण जानकारी होती है, सरकारी कर्मचारी, होटल के मालिक आदि जो उनके रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, सहयात्री जो अपने हास परिहास से सफ़र को खुशनुमा बनाए रखते हैं, और फोटोग्राफर जो यात्रा को यादगार बना देता है, स्थलीय लोग जो पर्यटन या पर्यटकों के स्वागत स्थल में बिछ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को पहली बार कब एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है? आंसर है, लेखिका ने जब प्रकृति के उस अनंत एवं विराट स्वरूप को देखा तब उसने किसी ऋषि की तरह एकदम मौन और शांत रहकर उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहा। वह रोमांचित थी और पुलकित थी। उसे आदिम युग के अभिषक्त राजकुमारी सा नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ साथ आत्मा के संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह देश और काल के सरहदों से दूर बाहरी ये बहती धारा बहने लगी थी। भीतर की सारी तामसिकताओं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल जल में बह गई हों। उसका मन बहुत ही अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रही। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि सुबह सुबह बालकनी की ओर भागकर लेखिका के हाथ निराशा क्यों लगी? उसके निराश मन को हल्की सी सांत्वना कैसे मिली? तो निराशा ये थी कि वो पहाड़ देखना चाहती थी, वो देख नहीं पाई थी, और बर्फ़ पड़ती हुई देख नहीं पाई थी वो ठीक से। ठीक है, क्यूवी लॉन्ग स्टॉक के बारे में जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को क्या बताया? ये अभी जस्ट हमने बताया। ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका के परिदृश्य में क्या अंतर नज़र आए? तो ऊंचाई की ओर जब लेखिका बढ़ी तो परिदृश्य मतलब जब वो देख रही थी चारों, तो क्या अंतर वो दिखाई दे रहा था उन्हें? तो ये डिफरेंस ये था कि बाज़ार, लोग और जो बस्तियां थीं वो कम होती जा रही थी। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे, यानी लोग कम होते जा रहे थे। घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिखाई दे रहे थे, यानी बहुत छोटे हो गए थे। हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था, यानी हिमालय का रूप जो पहले सबसे छोटा दिखाई दे रहा था वो बहुत बड़ा हो गया था। रास्ते संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे थे। आपने देखा होगा कि जो हमारे पहाड़ी इलाके में जो रास्ते बनते हैं वो हमेशा जलेबी की तरह यानी घुमावदार होते हैं। सकरे यानी छोटे होते जा रहे थे। बीच बीच में रंग बिरंगे खिले हुए फूल दिखाई दे रहे थे। तो इसमें ये एक नेचर का दृश्य इसमें दिखा दिया गया है। यात्राएं मनुष्य के जीवन की निरस्ता को कम करने में सहायक होती हैं, कैसे? स्पष्ट कीजिए। लेखिका ने किन चलायमान सौंदर्य को जीवन का आनंद कहा है? उसका ऐसा कहना कितना उचित है और क्यों? तो लेखिका ने निरंतरता की अनुभूति कराने वाले पर्वतों, झरनों, फूलों, झाड़ियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारों को देखकर आश्चर्य से सोचा कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना घटित हो रहा है। निरंतर प्रभावमान झरने, वेगवती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, हवा में हिलते प्रियुक्ता और रोडोडेंड्रो के फूल, सभी
लय और तान में प्रभावमान हैं। ऐसा लगता है कि ये चरविति और चैरविते अर्थात चलते रहने का संदेश दे रहे हों। उसका ऐसा कहना पूर्णतः उचित है, क्योंकि इसी चलायमान सौंदर्य में जीवन की वास्तविकता का आनंद छिपा है। अब लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी जो औरतों में क्या समानताएं महसूस की। पहाड़ी औरतों के लिए और आदिवासी यानी ज़मीन पर रहने वाली जो औरतें, उनके बारे में उन्होंने एक कंपैरिजन किया था। तो लेखिका ने देखा कि कोमल कायामयी काया वाली जो औरतें हैं, उन्होंने उनके हाथ में कुदाल और हथौड़े लिए भरपूर ताकत से पत्थरों पर मार रही थी। इसमें से कुछ की पीठ पर बंधे डोकों में उनके बच्चे भी बंधे थे। वे भूख से लड़ने के लिए मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ ढो रही थी। ऐसा ही पलामू और गुमला के जंगलों में लेखिका ने देखा था कि आदिवासी युवतियाँ पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती थीं। उनके पांव फूले हुए थे और इधर पहाड़ी औरतें के हाथों में श्रम के कारण गांठें पड़ गई थीं। अब है पहाड़ के निवासियों का जीवन परिश्रमपूर्ण एवं कठोर होता है। 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देश की सीमा में बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो देश की सीमा पर बैठे फौजी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। ये फौजी रेगिस्तान में गर्म लू और 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी में हाँफ कर देश की चौकसी करते हैं। दूसरी ओर ये भारत के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर -15 डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं। वे पेट्रोल के अलावा सब कुछ जमा देने वाले वातावरण में भी परवाह नहीं करते हैं। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि देश की सीमाओं पर बैठे हुए सैनिकों के जीवन में किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है, या प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। अभी हमने पहले भी बताया, तो प्रकृति ने जल संचय की बड़ी ही अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत, ये हमने अभी बता दिया है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लेके आएंगे टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।